हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी एंड आपकी पढ़ाई कैसे चली। आई होप बहुत शानदार होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चली। बच्चों, आज हम आपके लिए चैप्टर द्विघात समीकरण लेके आए। इसमें द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितना भी बेसिक है वो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपके चैप्टर से पता चल रहा है भाई कि द्विघात समीकरण क्या नाम है इसके, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। इसमें क्या है, द्विघात कहने मतलब जो चर की जो पावर होगी वो सिर्फ सबसे बड़ी कितनी होगी, दो होगी। जो चर की सबसे बड़ी पावर होगी वो दो होगी। द्विघात कहने मतलब दो घात। चर की सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, दो होगी। अगर चर की सबसे बड़ी घात एक होती है तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या होता है, रैखिक समीकरण। अगर दो होगी तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। अगर हाईएस्ट पावर तीन होगी चर की तो उसे हम बोलेंगे त्रिघात समीकरण। तो बेटा उसके पावर से हम पता कर सकते हैं कि वो भाई रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो हम फिलहाल बात करते हैं द्विघात समीकरण की। इस चर की सबसे हाईएस्ट पावर दो है, जिसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तो देखिए बेटा, द्विघात समीकरण क्या होता है। चर x में एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इस प्रकार का होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक कंडीशन होती है बेटा कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो। अगर बेटा ए एक्स स्क्वायर, अगर बेटा यहाँ पर ए की जगह हम जीरो रख दें, क्या बेटा ए की जगह जीरो रख दें, ए का मान जीरो रख दें, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगी वो जीरो हो जाएगी। फिर आपके पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। क्या बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो फिर द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, चर की हाईएस्ट पावर होगी वो एक है। कितनी है, एक है। तो इस तरीके से रैखिक समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण तो नहीं हुआ। तो इस वजह से ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिएगा, एक का मान जीरो हो तो समीकरण बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रैखिक समीकरण बन जाता है, तो जो केवल ए की घात का होता है। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। ठीक है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए का मान जीरो नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ए का मान जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, और x क्या हमारी चर है। तो इस तरीके से समझ में हो गए कि इसमें चर और वास्तविक संख्या है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मिला है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बना है। ठीक है ना, इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो बेटा देखिएगा, चर का वह मान जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाता है, सत्य हो जाता है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल। कहने का मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, हम वहां पर x का मान रखेंगे। अगर आपका मान संतुष्ट करेगा समीकरण को तो हम कह सकते हैं ये समीकरण का क्या है, मूल है बेटा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, देखिएगा। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, जैसे हमारे पास एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर हम रखेंगे दो। क्या रखे बेटा, x बराबर दो रखते हैं। तो देखेगा 2 पे पावर 2 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 8 बराबर जीरो। देखिएगा बेटा 2 पे पावर 2 का मतलब होता 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस का 8 बराबर जीरो। तो 4 और 4 होता है 8 और माइनस का 8 बराबर जीरो। 8 में से 8 जाएगा, जीरो बराबर जीरो। तो कहने का मतलब जो हमारा x बराबर दो है, इस समीकरण का जो मूल होगा वो कितना होगा, दो होगा। कहने का मतलब इस समीकरण में x का वह मान जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए, दोनों पक्ष बराबर निकल आए, तो उसे हम कह सकते हैं कि समीकरण का मूल है। आई होप समझ गए होंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो अपन इस पे आ चुके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया द्विघात समीकरण का मूल। अब बेटा देखेगा द्विघात समीकरण को
हल करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं? जो सबसे पहली विधि होती है, जो होती है गुणनखंडन विधि। द्विघात समीकरण हल करने की विधि, सबसे पहले जो विधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है, उसे कहते हैं हम गुणनखंडन विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। कहने का मतलब उसके हम फैक्टर निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम उसके मूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है सूत्र विधि। जब हमारा इक्वेशन गुणनखंड विधि से नहीं हो पा रहा है, उसके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे और उस इक्वेशन के हम मूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है पूर्ण वर्ग विधि। ये भाई हमें केवल दो विधि से करना है। ये विधि आपके चैप्टर से आउट हो चुकी है, सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना। पहले तीन विधि पढ़नी पड़ती थी, ठीक है ना, सूत्र विधि, पूर्ण विधि और गुणनखंड विधि। ये सूत्र विधि है, इसी को हम कहते हैं द्विघात सूत्र। कहने का मतलब श्री धराचार्य जी का सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तभी लगता है जब गुणनखंड विधि से हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, तब इस सूत्र को लगाते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, यहाँ पर हमें x के मान निकलाते हैं। x के मान कहना मतलब उसके मूल निकलाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा द्विघात सूत्र और धराचार्य सूत्र क्या होता है बेटा, इसे हम लिख सकते हैं श्री धराचार्य जी सूत्र, ठीक है बेटा। इसी को x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इससे हम बोलते हैं श्री धराचार्य जी का सूत्र। गुणनखंड विधि से हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, इम्पॉसिबल है, तो हम इस सूत्र का यूज करते हैं। तो देखिएगा यह सूत्र तब प्रयुक्त होता है जब द्विघात समीकरण को गुणनखंडित करना संभव नहीं होता है, तब इस विधि को क्या अपनाते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिएगा d बराबर पी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना। विभक्त कर को क्या कहते हैं, विवेचर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम d से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बेटा विभक्त कर होता है कि आपके जो मूल निकलेंगे इस क्वेश्चन के, समीकरण के जो मूल निकलेंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, कितने होंगे वो दर्शाता है, ठीक है ना बेटा। तो देखिएगा कि यह निर्धारित करता है कि मूल वास्तविक या काल्पनिक या उनकी संख्या कितनी है, ये हमको दर्शाता है, ठीक है ना। उसके बाद मूलों का जो स्वरूप होता है, नेचर होता है बेटा, देखिएगा वो क्या होता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, समझेगा। अगर d का मान 0 से बड़ा निकलता है तो आपके दो क्या होंगे, वास्तविक मूल निकल के आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, मूल निकालने से पहले इसे हम पता करते हैं, ठीक है ना, कि इसके मूल कैसे आएंगे, कितने आएंगे, तो उस तरीके से इसका मान निकालते हैं, उसका विविक्त कर निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर d का मान 0 हो जाता है तो होता क्या है, जो उसके जो मूल निकलेंगे वो दो मूल निकलेंगे एंड दोनों बराबर बराबर निकलेंगे। जैसे मैंने कहा एक मूल 5 है तो दूसरा भी मूल 5 होगा, जैसे एक मूल 6 निकला तो दूसरा भी मूल 6 निकलेगा। कहने का मतलब दो मूल निकलेंगे और दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर d का मान 0 से छोटा निकला, कैसे 0 से छोटा कहना मतलब निगेटिव निकला, कैसे निकला, निगेटिव आपका आंसर आया, तो आपके जो मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे, वो हमारे काल्पनिक दो मूल होंगे। कैसे होंगे, दो काल्पनिक मूल होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई d का मान कैसा, 0 से बड़ा है तो क्या है, दो मान निकलेंगे एंड कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और d का मान 0 हो जाता है तो सेम मान निकलेंगे, दो निकलेंगे। एंड d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो दो मान निकलेंगे एंड काल्पनिक निकलेंगे। इसे हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, बहुत आसान तरीके से इसे पढ़ते हैं क्लास 11th में, ठीक है ना। और डीपली में बहुत शानदार तरीके से आराम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना।